बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एम.एस. अतर कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल AQ ग्लोबल के साथ। प्रोग्राम है आपके सामने। मेरे प्रोग्राम का उन्वान होता है आपके सामने, और इस आपके सामने में हम लेकर आते हैं हर बड़ी खबर के पीछे छुपा सच। खबरों के पीछे छुपे सच को पब्लिक तक पहुँचाना, अवाम तक पहुँचाना, अपने पाकिस्तानी भाइयों तक पहुँचाना, इसको हम ये समझते हैं कि हमने ये बेड़ा उठाने की कोशिश की है। हद्दुल इम्कान किस हद तक हम कामयाब होते हैं ये आपकी राय से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी राय से मुस्तफीज़ फरमाइए। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान का वो शहर जिसे उरूसुल बिलाद कहा जाता है, वो शहर जो रोशनियों का शहर कहलाता था, वो शहर जो उस शहर के अंदर उसका एक बहुत बड़ा शाखासा था कि इंसान भूखा था उतरता था लेकिन भूखा सोता नहीं था। उस शहर के अंदर रागी एजेंडों ने दिन दहाड़े हमारे मुसल्लह इदारों की मौजूदगी के अंदर एक इलाके को यरगमाल बनाया और वहाँ जो तोड़ फोड़ की वो आपके सामने है। नाज़रीन, बड़ी खबर कि शहर कराची के अंदर राग के एजेंडों का खुलेआम दहशतगर्दी करना आपके सामने। इसके साथ साथ दूसरी खबर, लड़की के अंदर ट्रेन हादसा और तकरीबन 6 से 8 घंटे तक इंतज़ामिया यानी कि हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी वहाँ उस हादसे के जख्मियों, उस हादसे में इंतकाल कर जाने वालों की दाद रसी को नहीं पहुंच सका। अब इन तमाम दोनों बड़ी खबरों के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है ये हम चलेंगे आगे चल के बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं बात करता चलूँ पाकिस्तान के जो हालात जुग्राफियाई लिहाज से तब्दीलियाँ उसके अंदर होती चली जाती हैं। मौसम की तब्दीली, जुग्राफियाई तब्दीली, जो हमारे लोग बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी के जनाब अली अब ये होगा फला होगा, और हमने जनाब अली पाकिस्तान के अंदर ओहो बहुत बड़ा तीर मार दिया, 1 अरब दरख्त लगा दिए, 1 अरब दरख्त लगा दिए पाकिस्तान को। जनाब अली आलमी माहौलियाती इदारे ने मेज़बानी के कभी शर्फ बख्श दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 1 अरब दरख्त लगे कहाँ हैं? जनाब अली, आपने पिछले दिनों सुना होगा मरगला की पहाड़ियों के ऊपर आग लग गई। असखुद आग लगी थी या लगाई गई थी? जी जनाब, ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी कि मरगला की पहाड़ियों के पीछे आग लगी और आपने देखा कि वो आग बढ़ती ही चली गई। लेकिन जो हिस्सा कंट्रोल में था उन लोगों के, जहां आबादियां नहीं थी, उस जगह को फिर काबू कर लिया गया, रोक दिया गया, लेकिन जंगल पूरे जल के खाकसर हो गए। नाज़रीन, इन तीनों बड़ी खबरों के पीछे छुपा सच ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इंतहाई मादरत के साथ अपने लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों से बात करूंगा और मुखातिब करके ख़ास तौर से अपने उन जिम्मेदारान को जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां को कंट्रोल कर रहे हैं कि जब आपके इल्म में था कि ये जो लोग भी हैं जो सिंधु देश की बात कर रहे हैं, जो हुकूमत वक्त के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इनको इजाज़त क्यों दी गई? फिर अगर कोई उनका मुतालबा था हुकूमत वक्त से, तो ये रैली एक पब्लिक एक ऐसे इलाके पर क्यों लेके गए वो जहां एक नॉर्मल सिविलियन आबादी है? अगर उन्हें कोई एहतजाज करना था तो गवर्नर हाउस के सामने क्यों नहीं गए? अगर कोई उन्होंने एहतजाज करना था तो जनाब सिंध असम्बली का घेराव क्यों नहीं किया? चीफ मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है पाकिस्तान शहर कराची सिंध के अंदर, वहां जाकर उन्होंने अपना एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया गया? किसको एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए उन्होंने बहरिया टाउन के गेट का इंतखाब किया? और जो यकीन दहानी दिलाई गई, इस वीडियो में नोट कर लीजिए, ये वीडियो आपके सामने है, इसमें देखिए कि यकीन दहानी कराई जा रही है कि जनाब अली
ना गमला टूटेगा, ना पत्थर फेंका जाएगा, ना गालिब गलौज की जाएगी। इसके बाद क्या होता है आगे देखिए। बैरियर टाउन का वो बना हुआ है स्टेचू, हम उसके सामने एहतजाज करना चाहते हैं। कोई भी आदमी बैरियर टाउन का दरवाजा फलांग के उस तरफ नहीं जाएगा, कोई आदमी पौधे को नहीं तोड़ेगा, कोई आदमी किसी को गाली पत्थर नहीं देगा। हमारा एक पॉलिटिकल एहतजाज है, हम सब ज़िम्मेवार लोग हैं, हम कोई ऐसे छुड़वाग लोग हैं। जानते हैं अभी हजारों लोग बैठे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, किसी को पत्थर लगा, किसी को गाली दी, हमने नहीं किया। तो तकलीफ होगी, जब आप लोग तावन करेंगे तकलीफ नहीं होगी। आप मुश्किलातें खड़ी करेंगे, मुराद अली शाह को बुलाएं, पुलिस सिर्फ आवाम के लिए। हाँ, तीन जगह पे रोड बुला के पुलिस करके बैठी हुई है। जो भी हुआ ठीक है, छोड़े रास्ते में वर्कर्स नहीं है, हम यहाँ आए, हम बैरियर टाउन के दरवाजे पे खड़ा होना चाहते हैं। आप लोग तावन करें, ये सारे हटाएं, रास्ते खोलें। मैं सारे लोगों को अपील करूंगा कि सुपर हाईवे खोलें, सुपर हाईवे आप करें, सर्विस रोड खुलवाएं, हम सब नीचे चलते हैं। ये देखिए हमारा पूरा बैरियर टाउन का गेट जला दिया गया। ये कौन सा सिंध का कल्चर है, ये कौन से सिंध की आवाम है जो ऐसे गंदगी डाल देती है। इन लोगों के साथ सबसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मलिक कुत्ते के उधार तो जगह पंहिंजे जाननि जी परवाह न कंदे सिंधी कौम मौला ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरियर टाउन में इस वक्त गुंडागर्दी, दहशतगर्दी का राज है। ठीक है, हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि 20, 25, 30 हजार लोगों ने हम पर एट ए टाइम हमला किया है। यहाँ पर फैमिलीज हैं, आप ये देखें, ये दिखाएं जरा, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग लूट कर लेके गए हैं। कहाँ थी रिट, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी रेंजर्स? हमारा पूरा प्लाजा यहाँ हमारे प्लाजा जला दिए हैं। ये अली प्लाजा पूरा जल रहा है, आग की शोले हैं। यहाँ पर कोई सुनने वाला सुनवाई नहीं है। हमें समझ नहीं आती गवर्नमेंट हमारे लिए ना पुलिस से कोई नहीं है, ना फायर ब्रिगेड है, कुछ नहीं है। हमारी छोड़ दिया हम लोग, सारी सिक्योरिटी आ चुकी है, सब मार रहे हैं। पुलिस वाले रेंजर्स वाले सब खड़े हैं, सारी ये सब कुछ हुआ है, ये नहीं कर रहे। ये सब लोग बैठे हुए हैं, वहाँ छाव में बैठे हैं, पुलिस छाव में बैठी हुई। इन्होंने इंतजार किया कि पहले हम लोग को नुकसान पहुंचे और फिर हम एक्शन करें। हम लोग हमारा करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। हम अपनी फैमिलीज के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। हमारी सारी चीजें जला दी है, हमारी सारी प्रॉपर्टी जला दी है। हमें समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे फैक्ट्रीज है जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट किधर है? रियासत कायम हुई है, ये दहशतगर्दी हुई है पूरी। सबसे बड़े हमारा सवाल
सिंध गवर्नमेंट का काम था। हमें गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारी फैमिली हम लोग कोई पूछने वाला नहीं हमें। हमारा सारा असले के साथ आए हुए हैं। सुबह ये लोग हमारी बाहर गए, डेंजर्स भी दिखा रहे हैं, पुलिस आकर खड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सारे लोग उधर मच के बसेस भर के हैदराबाद लोग बसेस भर के आए हैं। क्यों आए हैं? से थ्रेट था, इनको पता वहाँ रोक सकते थे, मगर इन्होंने यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर इनको स्टे करवाया गया, टेंट लगवाए गए, खाना पीना प्रोवाइड किया जा रहा है, हर किस्म की सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और वो लोग मजे से फैसिलिटेट हो रहे हैं। और हम लोग अपनी फैमिलीज को लेके बैरिया में आगे की तरफ भाग रहे कि ये लोग हमारे घरों तक न आगे की तरफ भाग रहे कि ये। जी नाज़रीन, आपने मुलाज़ा फरमाया वीडियो, और उसके साथ साथ आपने वो झलकियां भी देखी जो कुछ वहां पर हुआ है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 30 साल से सिंध के अंदर जो रेंजर का राज है, उसने सिंध के बासियों को और बिलखुसूस कराची के शहर के उन लोगों को जो उर्दू जबान बोलते हैं क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। कितने डाके, कितने % रुक गए, कितने शहरी अमन और सुकून का सांस ले रहे हैं। शहर तो उजड़ता चला जा रहा है, लेकिन वो लोग जो सिंध पर और बिलखुसूस कराची पर काबिज है वो संवरते जा रहे हैं। उसकी मिसालें मैं यहाँ नहीं देना चाहता इस वक्त, इसलिए कि एक दूसरा चैप्टर खुल जाएगा। लेकिन सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इस बड़ी खबर के पीछे जो छुपा सच ये है कि अब हमारे मौजूदा इदारे सिंध को बेस बना के, क्योंकि माजी में भी जो तहरीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ उठी, जो तहरीक अयूब खान के खिलाफ उठी, जो तहरीक ज़िया-उल हक़ के खिलाफ उठी, जो तहरीकें सिंध से उठी थी वो कामयाब हुई। पंजाब में उन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली, पंजाब के लोग जोश में नहीं आए, उन्होंने होश से काम लिया। लेकिन सिंध के लोग जोश में आ गए, अपने होश खो बैठे और उन्होंने अपने ही भाइयों की, अपने ही सिंध के वासियों की, अपने ही सूबे के शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। और इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? जो सिंध में गवर्नर राज कायम करना चाह रहा है। इस बड़ी खबर के पीछे छुपा सच यही है कि सिंध में गवर्नर राज कायम होगा, पंजाब असेंबली टूटेगी और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों को फिर मौका मिलेगा एक बार कि वो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाएं, या वैसे तो गवर्नमेंट उनकी है ही, बाकायदा तौर पर उनकी गवर्नमेंट आ जाए। हमारे सिंध के बासी जो सिंध में रहते हैं, मेरी उनसे शिकायत है कि उन्होंने इस बात को क्यों नहीं समझा। मुझे सिंध हुकूमत से शिकायत है कि उन्होंने ये ऐसा मौका क्यों फराहम किया कि ये सिलसिला सुने। असल में बात यह है कि सिंध हुकूमत भी अब तंग आ चुकी है। जो कुछ मामला इस वक्त चल रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के मरकजी गवर्नमेंट जो उनके साथ करने जा रही है, सिंध हुकूमत के भी कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि सिंध पर शब खून मारा जाए, वक्त से पहले सिंध की हुकूमत खत्म कर दी जाए, ताकि अगले इलेक्शन के अंदर वो फिर मासूम चेहरा लेकर सामने आए कि हम तो जनाब अली सिंध में हुकूमत कर रहे थे, हम डिलीवर करने जा ही रहे थे, बस कि हमारी आंख खुल गई। डिलीवर करने का तो ख्वाब ही देखते ना कि सिंध में जिसने भी हुकूमत की है उन्होंने सिंध की आवाम को और बिलखुसूस शहर कराची, हैदराबाद, सक्कर जो बड़े शहर है सिंध के, इनको कुछ देने की जो बात की है वो एक ख्वाब है। एक वो ख्वाब है वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद, लियाकत अली खान साहब के बाद और कुछ परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ अगर सिंध के बासियों को मिला होगा तो मिला होगा, वरना कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। हाँ, लूटा जरूर है पूरे सिंध से और बिलखुसूस कराची से जो कुछ लूट रहे हैं वो जब से पाकिस्तान बना है लूटते चले आ रहे हैं। अरबों खरबों रुपयों का टैक्स कराची देता है और उस पर लगता क्या है? आटे में नमक के बराबर भी नहीं लगता। तो मैं ये समझता हूं कि जो आज के मौजूदा हालात हैं, एक तीर से कई शिकार खेले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों को भी मौका मिला है कि जनाब वो गवर्नर राज के निफाज की तरफ कदम उठाए। सिंध गवर्नमेंट को भी मौका मिलेगा जी हमें वक्त से पहले हमारी हुकूमत खत्म कर दी, हम तो डिलीवर करने जा रहे थे। और खास तौर से हमारे इदारों के सरपरस्ती में पलने वाले, हमारे इदारों की तवज्जो का मरकज बनने वाले, महाजिर लफ्ज को इस्तेमाल करने वाले, जो बानियाने पाकिस्तान को महाजिर का खिताब देने वाले लोगों को तक़वियत मिलेगी। और ये लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां हमेशा
उनसे अपने काम निकलवाती रही और अब भी काम निकलवाएंगी, जैसे माजी में निकलवाया, फिर उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। आज जो बिलखुसूस उर्दू बोलने वाली तंजीमें जो बात कर रही हैं उर्दू बोलने वालों की, वो उर्दू बोलने वालों की बात नहीं कर रही, वो अपनी जमात के लोगों की बात कर रही हैं। अगर ये लोग जो महाजिर होने का दावा कर रहे हैं, अगर ये लोग वाकई इतने मुखलिस होते अपनी कौम के साथ, तो जो इन्हें मैंडेट मिला था वो मैंडेट इनके लिए काफी था कराची शहर को पेरिस बनाने के लिए। जो इनको मैंडेट मिला था वो पाकिस्तान को दोबारा सरसब्ज शादाब और एक बेहतरीन फलता फूलता पाकिस्तान बनाने के लिए काफी था। जो इनको मैंडेट मिला था वो पाकिस्तान और उर्दू बोलने वाली कौम को एक गिरे हुए खड्डे से एक बुलंद मुकाम पे ले जाने के लिए काफी था, लेकिन इन्होंने उस दौरान कुछ नहीं किया। कश्द-ए-खून इदारों की ईमा पर इदारों के साथ मिलकर करते रहे। मैं इदारों का नाम इसलिए ले रहा हूं खासतौर से कि पिछले 30 साल से जिस शहर के अंदर और जिस सूबे के अंदर हमारे रेंजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं, वहां अब तक अमन कायम क्यों नहीं हुआ? अगर वो मुखलिस होते तो जैसे वाना और वजीरिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो गई, कामयाब हो गए, सब कुछ उनके कंट्रोल में हो गया, ऐसा ही सिंध में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? कि इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटना नहीं है, उन्होंने इससे अंडे लेते रहना है और अपनी जेबें भरते रहना है। बिलाल अकबर, दूसरे लोग जो यहां से कमा के गए बाहर, बड़े बड़े नाम है उनके, अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ इखलास से काम किया होता, लॉ एंड ऑर्डर इदारों की बात कर रहा हूं मैं, तो आज पाकिस्तान की इस शहर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने वाला कोई नहीं होता। पाकिस्तान की असेंबलियों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने वाला कोई नहीं होता। पाकिस्तान के कानून को चैलेंज करने वाला रबुआ के अंदर कोई नहीं बैठा होता। आप रबुआ में जाए तो सही, वहां आपको जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट के अंदर एक स्टेट, एक दूसरी स्टेट के अंदर एक दूसरी स्टेट बनी हुई है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? कहां है हमारे इदारे? अल्लाह और रसूल के अहकामात की पैरवी करने की बात करने वाली मौजूदा हुकूमत, मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाली हुकूमत, कराची के लिए बड़े बड़े पैकेज देने वाली खुद अब तक क्यों खामोश है? क्या आपको वीडियो के अंदर वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं? आपको सिर्फ वही नजर आए थे। आपने उन्हीं लोगों के घरों में जाके जनाब अली डंडे मार के दरवाजे तोड़ के उनको घर से बाहर निकाला, जो इन्वॉल्व भी नहीं थे, जिन्होंने ताबूज नामूस रिसालत के लिए धरना दिया था। हैं? वहां तोड़फोड़ हुई थी तो उन पर शबो-खून मारा गया, यहां तोड़फोड़ हुई है तो ये आजाद घूम रहे हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। अब तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई? जिन्होंने गारंटी दी थी, आपने वीडियो सुना है कि कोई गमला नहीं टूटेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, उनकी गारंटी खत्म हो चुकी, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ नहीं। जनाब, आपको सोचना पड़ेगा, बिलखुसूस पाकिस्तान के दानिश्वरों को, पाकिस्तान के कलमकारों को, पाकिस्तान के उन लीडरों को जो अज़बियत, लिसानियत और फ़िरका वारियत की बात करते, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये वो शहर है कराची है जो बाबा पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शहर है। ये वो शहर है कराची है, इसमें ज़्यादातर वो लोग आबाद हैं जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, जिनके अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपने पुरखों की जायदाद और हड्डियां छोड़कर यहां आकर इस मुल्क को जो है रौनक बख्शी। आज जिस मुल्क का नाम दुनिया के अंदर 8वीं पावरों में लिया जाता है, उस मुल्क की बुनियाद रखने वाले, उस मुल्क को बनाने वाले, उसको कानून दिलवाने वाले, 73 का कानून किसने दिलवाया था इस मुल्क को? उन्हीं असलाफ के अजदाद ने, उन्हीं लोगों की औलाद ने दिलवाया था, जो पाकिस्तान बनाने में खुद भी शामिल थे, उनके बच्चे भी शामिल रहे। नाजरीन, दूसरी बात, बड़े बड़े बुलंद दावे करने वाले हमारे मौजूदा हुक्मरान मिस्टर नियाजी साहब कि अगर रेलवे का कोई हादसा होता है तो वजीर को फौरन मुस्तफी हो जाना चाहिए। यहाँ कितने अफराद की जान चली गई, 2 ट्रेनें, मुसाफिर ट्रेनें टकरा गई, हादसा हो गया, प्राइम मिनिस्टर की साहब की तरफ से कोई खबर ही नहीं है, कोई ताज़ियती खबर ही नहीं है, ना रेलवे के वजीर साहब भी गायब हैं। ये मुल्क को
इस तरफ ले गए, इस गहरे कुएं के अंदर ले गए कि जिससे मुल्क का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। खुदारा होश के नाखून लें। मैं खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और हमारे आला इदारों के आला जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि खुदारा ऐसे हालात पैदा ना करें कि बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोग चाहते ही यही हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो होश के नाखून लें। अल्लाह तबारक व तआला से और बिलखुसूस उर्दू बोलने वालों से और बिलउमूम में सिंध के बासियों से गुजारिश करूंगा आज के इस प्रोग्राम में कि आप लोग इस धरती के पासबान हैं, आपकी नस्लें यहाँ पर आबाद रही हैं। अब उनको परवान चढ़ाएं, उनको तालीम दें, उनको शऊर से नवाजें। ये जहालत को खत्म कर दें। 70 साल में भी आप तालीम याफ्ता नहीं हो सके, खुदा आप तो होश के नाखून लें। अब तो इंसान बड़ी तालीम याफ्ता हो चुका है, पूरी दुनिया तालीम याफ्ता हो सकी है। आप ये डंडा बरदारी, लाठी बरदारी, ये गालिम गलोच, ये तोड़ फोड़, ये मार कुटाई, अपने ही अमला को नुकसान पहुंचाना, इसको छोड़ दें। कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए मसीजे और बिलखुसूस सिंध के अंदर सिंध रहने वाले, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग कराची के थे जो वहां मौजूद थे? कोई भी कराची का नहीं था, सब बाहर से आए हुए थे। क्यों आए थे? ये एक प्लानिंग के तहत आए थे, एक साजिश के तहत आए थे कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले, एनआरकी फैले और वो इदारे जो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, जो अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरह किसी के ऊपर सारा मलबा लाद कर फिर हुकूमत को तहस नहस करें, फिर मार्शल की तरफ जाएं, फिर कोई डिक्टेटर की हुकूमत कायम हो और पाकिस्तान जो है फिर तरक्की के गामजन रास्ते में जिस तरह चला है फिर रुक जाए। ये ट्रेन चलती है, फिर हादसा हो जाता है और ये हादसा ट्रेन का इसी सिलसिले का एक कड़ी है। ये भी बता दूं। अब रह गई बात मरगला की पहाड़ियों में लगने वाली आग, इस खबर को इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में लेकर आऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।